नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हमने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में अपनी कानूनी सलाहकार से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, और इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल आप हमसे कर सकते हैं। और कोई और भी समस्या आपको है जिसका आपको निदान नहीं मिल पा रहा तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, किसी भी एक नंबर को आप डायल कीजिएगा और अपनी जो भी सवाल है, जो भी आपकी समस्या है, आप हमें जरूर बताएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे कानूनी जो सलाहकार हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर कानूनी विकल्प दें। इसी के साथ 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं 8377009645, 8377009636। तो कानूनी सहायता के लिए किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और बताइए हमें क्या आपकी समस्या है। आपको बेहतर कानूनी विकल्प हमारे कानूनी सलाहकार देंगे और जिस पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा वो यही कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, जानेंगे इस विषय के बारे में। लेकिन अगर आप कानूनी पेचीदगियों के चलते परेशान हैं और अब आपको लग रहा है कि आपकी समस्या का निदान आपको नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारे कानूनी सलाहकार आपकी जो भी समस्या है आपको उसका बेहतर कानूनी विकल्प देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में आप हमें जरूर कॉल कीजिए। 2 नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। तो आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, और इसी के साथ लगातार हम आपसे कह रहे हैं अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के आप परेशान हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम आपकी समस्या को सुनेंगे। हमारे कानूनी सलाहकार आपकी समस्या को सुनेंगे और बताएंगे आपको कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा। ऐसे में बिल्कुल देर मत कीजिए, सीधा अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। 2 नंबर लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, किसी भी एक नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, जानेंगे हम इसके बारे में। लेकिन लगातार हम आपसे कह रहे हैं अगर आप कानूनी पेचीदगियों के चलते अपनी समस्या का निदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी आवाज आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हमें कॉल आप कीजिए और हम बताएंगे आपको कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प है और कैसे आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। हमारे कानूनी सलाहकार आपको बेहतर विकल्प देंगे, कैसे आपकी समस्या दूर होगी आपको बताएंगे। इसी के साथ 2 नंबर लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हमें फोन कर कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। आप बताइए हमें आपकी क्या है समस्या और हम आपको देंगे समस्या का निदान। हम आपको बता दें कि हमने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में कानूनी सलाहकार से आपकी समस्याओं का निदान करने की हम कोशिश करते हैं। हम बताते हैं आपको कि आखिर आपकी समस्या का निदान आप कैसे पा सकते हैं। और हमारे साथ कृष्ण शुक्ला जी हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरीके से आज हम
भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी परिभाषा क्या है। हेलो जी हाँ, क्या आपने कहा? जी, आवाज आ रही है कृष्ण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? डिस्टरबेंस है जी, मेरी आवाज मुझे फिर सुनाई दे रही है। ठीक है ठीक है। तो आज जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो यही कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को भी लगातार हम कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई समस्या आपको है, कानूनी पेचीदगियों के चलते आपको लग रहा है कि आप अपनी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं, आप समस्या से घिरे हुए हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट कचहरी की बात आती है, जब कानून की बात आती है, तो जो आम आदमी है, आम इंसान है, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करता है, कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये उसके बस की नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना हर एक इंसान की बस की नहीं है। काफ़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमें कॉल कीजिए, हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों को वो बेहतर क्या कानूनी विकल्प आपके लिए हो सकता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लीगल हेल्पलाइन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम सुनते हैं कि आपकी क्या समस्या है, हम सुनते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और हमारे कानूनी सलाहकार आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जब कानून की बात होती है, जो पेचीदगियाँ होती है कानून की, उसके चलते आम इंसान, आम लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान और आपके लिए किस तरीके से सरल जो विकल्प है वो हम आपको बताते हैं और आपकी समस्या को लीगल हेल्पलाइन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम सुनते हैं। इकलौता एक ऐसा कार्यक्रम पूरे देश भर में है जो हर एक इंसान, हर एक आम नागरिक की, हर एक उस शख्स की आवाज़ सुनता है और उस समस्या का निदान देने की कोशिश करता है जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, इस पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। और हमारे साथ कृष्ण शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में क्या है प्रावधान, सर सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून इसलिए अलग से बनाया गया क्योंकि आईपीसी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्राविजन है, लेकिन देश में जब बड़े बड़ी कंपनियां आई और मल्टीटास्क होने लगे और भ्रष्टाचार के तरीके चेंज होने लगे, तो इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया। तो इस कानून के तहत अगर किसी से कोई घूस लेता है या घूस मांगता है या किसी काम के बदले में कुछ भी चीज मांगता है, तो वो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर करा सकते हैं या फिर सरकार को, डिपार्टमेंट को ये शिकायत कर सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार के मामले की ये जांच हुई है। या इसके अलावा अगर ये कोई सार्वजनिक कार्य हुआ है, उपक्रम से किसी से काम हुआ है और उसमें जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है और जो मटेरियल्स हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं और किसी एक आम व्यक्ति को भी पता चलता है कि ये यहाँ पर इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी शिकायत भी वो संबंधित विभाग के हेड को कर सकते हैं। और अगर वहाँ विभाग के द्वारा इसकी जांच नहीं कराई जाती तो वो कोर्ट में भी जाकर मुकदमा कर सकते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर जो नॉर्म्स थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं और जो लागत लगनी चाहिए उसके विपरीत इसमें कम इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल करके किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए प्रार्थना की जा सकती है और कोर्ट उस संबंध में जो संबंधित विभाग होंगे उनको जांच करने का आदेश दे सकता है। तो कई तरीके हैं, एक तो सिविल कोर्ट में भी आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है या फिर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, या कोई हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तो वो जनहित याचिका के जरिए भी इलाहाबाद या किसी भी हाई कोर्ट में जाकर वो जनहित याचिका दाखिल करके किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। ठीक है। और सर, इसी बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, दिनेश दिल्ली से। दिनेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरी समस्या यह है कि मेरा डाइवोर्स का मामला चल रहा है लखनऊ फैमिली कोर्ट में और अभी 10 दिन पहले मैं फैमिली कोर्ट में उपस्थित हुआ, लड़की नहीं आ रही है तो मेरे को पूरे दिन बैठाए रखा, सुबह 10 बजे से शाम के 6:15 बजे तक, और पेशकार महोदय ने ना तो मेरे को फाइल दिखाई ना ही मेरे साइन कराए और कह दिया कल आना।
मैं कल गया था तब भी कह दिया कल आना। इस प्रकार 3 बार मैं जा चुका हूँ, ना तो फाइल दिखाई जा रही है, ना मुझे अगली डेट बताई जा रही है कि कौन सी डेट है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूँ, मैं शिकायत कहाँ करूँ इनकी पेशगाज की। कृष्ण जी, जो इनकी समस्या है जी इस संबंध में, हाँ जी, इस संबंध में जो हाईकोर्ट है वहाँ पर हर जिले के इंस्पेक्टिंग जज होते हैं और जिस जिले का संबंध है उस इंस्पेक्टिंग जज को ये प्रशासनिक तौर पर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो देखेंगे कि जिला जज से बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और संबंधित जिला जज से भी ये शिकायत कर सकते हैं कि परिवार न्यायालय में मुझे बुलाया जा रहा है, बार बार हरेस किया जा रहा है और मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो जिला जज भी इस संबंध में, क्योंकि जिला जज रैंक के ही अधिकारी वहाँ परिवार न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो वो जिला जज भी इस संबंध में देख सकते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में या किसी भी हाईकोर्ट में, इनका लखनऊ का मामला है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर सकते हैं, या दिल्ली का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में, जहां का भी हो वो शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध पूछा जा सकता है। अगर इससे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां से डायरेक्शन ले सकते हैं कि हमारा जो परिवार न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वो विदिन 3 मंथ 4 मंथ में इसको डिसाइड करने का आदेश दिया जाए। और यदि मीडिएशन में हो रहा है तो संबंधित कोर्ट में जाकर भी ये आदेश ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये शिकायत कर सकते हैं। दिनेश जी, आपको जिस तरीके से सलाह दी गई है, आपकी जरूर जो समस्या उसका निदान होगा। कृष्ण जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक कानून को लेकर, क्या ये जो कानून है इसके दायरे में, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है अगर वो घूस लेते हुए या देते हुए जो लोग हैं वो तो इस दायरे में आते हैं, लेकिन क्या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इस जो कानून है इसके दायरे में आते हैं? जी, किसी भी, ये तो आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण कानून, दोनों कानून, ये भ्रष्टाचार निवारण कानून खास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं इन पे ये लागू होता है। लेकिन आईपीसी की धाराओं में भ्रष्टाचार अगर होता है तो उस संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी अगर गवर्नमेंट कार्य है और कोई भी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या कोई ठेकेदार उसको कार्य को कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो भी इस कानून के तहत शिकायत की जा सकती है और उस पर पूरी जांच होगी। और इसके लिए अलग से सेल भी बनाई गई है ताकि वो मुकदमों की जल्दी से जल्दी जांच हो सके और जो अपराधी हो उनका खुलासा हो सके और पकड़े जा सके। ठीक है, इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, राधे श्याम जी। स्वागत है राधे श्याम जी आपका, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, हम अपना 2008 मतलब 13 से फाइनल नहीं हो रहा है केस को, तो अभी 2008 से अगर मुकदमा, हाँ जी, मेरा क्या ऐसे एक 130 का केस लगा। अब इसमें भी ये लोग सोल्यूशन नहीं कर रहा है, कोई वकील 10,000 मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है, तो बोलता है कि अब जज को देगा, किसको देगा पता नहीं। अब उसने तो आपका सवाल क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं, समस्या क्या है? ऐसे सोल्यूशन चाहता हूँ इसका। वो बोले कंप्रोमाइज करा देता हूँ, 15,000 20,000 दे दो, 40,000 दे दो, तो कंप्रोमाइज करा देता हूँ। किस अदालत में इनका केस है? किस अदालत में आपका ये केस जो चल रहा है? दुर्ग न्यायालय जी, दुर्ग न्यायालय। कृष्ण जी, हाँ जी, हाँ, एक अगर इनका कोई किसी कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है 2008 से चल रहा है और अभी तक उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सुनवाई लिंगरान हो रही है, तो ये हाईकोर्ट में, संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके यहाँ से आदेश ले सकते हैं कि ये निश्चित समय अवधि में इनका केस तय कर दिया जाए और ये आसानी से होगा। लेकिन इसके लिए इन्हें जो संबंधित केस है जिस जगह अदालत में चल रहा है तो ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी। ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी। इसमें कोर्ट देखेगी कि जो मुकदमे की सुनवाई में विलंब हो रहा है तो क्या उसमें याची इनकी कोई भूमिका तो नहीं है। अगर इनकी भूमिका नहीं है और कोर्ट की वजह से या हड़ताल की वजह से या विपक्षी की वजह से अगर वो लिंगरान हो रहा है तो उस पर कोर्ट डायरेक्शन देगा कि 3 महीने 6 महीने में ये मुकदमे का निस्तारण हो जाए, इनकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है कृष्ण जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक कानून को लेकर, क्योंकि घूस लेना तो जो है अपराध है, लेकिन जो घूस देते हैं, क्योंकि घूस लेना और देना दोनों अपराध है। हाँ, और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 से 7 साल का है घूस लेने में, लेकिन देने में क्या है? घूस लेना और देना दोनों समान रूप से अपराध है,
किसी में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई घूस देता है या उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आता है कि क्या घूस देने में उसकी मजबूरी तो कोई नहीं, या प्रेशर किया गया, एक्सटॉर्शन के रूप में तो नहीं किया गया कि आपको इतना देना पड़ेगा नहीं तो ये हम आपका ये नुकसान कर दे, धमकाया तो नहीं गया। तो जब विवेचना में ये बात आती है कि मान लीजिए किसी ने घूस दिया, तो हो सकता है उसको इतना ज्यादा मजबूर किया गया हो, तो वो पुलिस विवेचना में आ जाएगा। अगर वो मजबूर किया गया होगा, अपनी मर्जी से उसने घूस नहीं देना चाहा, उसको कंपेल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई उसको देना पड़ेगा, तो वो पुलिस उसको क्लीन चिट दे सकती है, उसका फायदा उसे कोर्ट में भी मिलेगा। लेकिन अगर ये आता है कि इसने खुद घूस दिया, अब घूस देकर इसने अनवांटेड चीजें प्राप्त करने की कोशिश की, तो इस संबंध में वो भी बराबर का दोषी होगा। जिस ढंग से घूस लेने वाला दोषी होगा, उसी ढंग से घूस देने वाला भी दोषी होगा। जी, इसका प्रोसेस भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई घूस मांग रहा है, और सिर्फ घूस की ही बात नहीं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार में बहुत सारी चीजें आती है, तो इसमें जो सजा है वो कितने साल की है और पूरा प्रोसेस वो किस तरीके से चलता है? हाँ, ये 7 साल तक की सजा है, मैक्सिमम 7 साल तक की सजा है, 3 साल से लेकर तक इसमें सजा है, और अर्थदंड का भी प्राविजन है। और कुछ धाराएं, कुछ ऐसे एक्ट नए बन गए हैं जिसमें तो करीब कई 50 लाख तक के हर्जाने का भी पेनल्टी, जिस तरीके से हमने देखा है कि खास तौर पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या की बात करें, जिस तरीके से इनका जो भ्रष्टाचार का तरीका रहा है, ये भी इनका मामला कुल घूस का नहीं है। हाँ जी, इसमें इनका मामला घूस का नहीं है। इनका मामला है कि बैंक से इन्होंने लोन लिया और लोन को इन्होंने अदा नहीं किया, उसको कोई कहीं और खर्च कर दिया, तो वो धोखा दिया बैंक के साथ। तो ये दूसरा मामला है कि इन्होंने पैसे लिए, जिस कार्य के लिए पैसे लिए उस कार्य में खर्च नहीं किए और उसको पैसे को ये गबन कर गए। तो ये घूस से डिफरेंट चीज है, ये गबन का मामला है। बैंक के अमाउंट है, लोन लेकर न देना, तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। तो क्या ये भ्रष्टाचार में नहीं आएगा? एक्ट के तहत भी प्रोविजन है जी, ये घूस में नहीं आता। ये ठीक है, अलग प्रावधान है, उसके लिए भ्रष्टाचार में आएगा। ये भ्रष्टाचार में तो आएगा। ये 420 ही है, 420 आईपीसी में भी एक गंभीर अपराध है। हाँ, तो आईपीसी की धारा 420 में भी अपराध है, अन्य धाराएं भी लगेंगी। और ये अलग, ये एक प्रकार से ये घूस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के लिए भी इनकी जांच करके इनको दंडित किया जा सकता है और 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है सर, बिल्कुल विस्तार से फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। एक दर्शक ग्वालियर से धर्म पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, बताइए सवाल अपना। सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी सर। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो सर मेरा पीएफ कटा था फ्रेंड। ठीक है, तो सर वो पीएफ कटा, तो मैंने उनके पास कई लेटर दे चुका सर, उन्होंने आज तक मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे, और ना मेरा पीएफ करीब आज 4 साल हो गई करीब, वो पीएफ नहीं मिल गया। तो सर मैं किस विभाग में जाकर उसकी कंप्लेंट करूं सर? कृष्ण जी जी, इनको लेबर कोर्ट में जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत लेबर कोर्ट में ये मुकदमा दाखिल करें और उन्हें वहां पर से आदेश होगा, प्रोविडेंट फंड जहां कटा होगा, अगर इन्होंने जमा किया होगा तो वो डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से इनको भुगतान हो जाएगा। अगर कंपनी ने प्रोविडेंट फंड काट तो लिया वेतन से, लेकिन दिया ही नहीं, तो उसमें लेबर कोर्ट इनको कंपनसेशन दिला सकता है उस कंपनी से, अगर वो जीवित है कंपनी। और अगर कंपनी टूट गई है तो कोई बात ही नहीं, तब उसके लिए तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन अगर कंपनी है तो वो कोर्ट, लेबर कोर्ट से इनको वहां से डिग्री मिल सकती है कि अगर आपका फंड कटा है और इन्होंने जमा किया है तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट देगा, नहीं जमा किया है तो वो कंपनी उसको देना पड़ेगा और कोर्ट वहां से आदेश करेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो धर्म पवार जी, जो भी आपकी समस्या थी, लगता है बेहतर जो कानूनी विकल्प है वो आपको कृष्ण जी ने दिया है। कृष्ण शुक्ला जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की समस्या का निदान करने के लिए, बेहतर कानूनी विकल्प उन्हें देने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।